क्या आप लोग भी 70 में 70 लाना चाहते हैं या नहीं? आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो कंफ्यूजन है, आपके मन में जो परेशानियां हैं कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, वो परेशानी दूर होगी और उन टॉपिक को पढ़कर आप 70 में 70 ला सकते हैं। मैंने अपने पूरे दिन के कम से कम 5 घंटे निकाले और उन सारे टॉपिक को छांटा पूरे रसायन विज्ञान से। मतलब सिर्फ इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए पूरे रसायन विज्ञान में, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है रसायन विज्ञान में 70 में 70 अंक लाने का, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो कंफ्यूजन है, आपके मन में जो परेशानियां हैं कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, वो परेशानी दूर होगी और वो सारे टॉपिक पता चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन टॉपिक को पढ़कर आप 70 में 70 ला सकते हैं। जी हां, इस 10 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने पूरे दिन के कम से कम 5 घंटे निकाले और उन सारे टॉपिक को छांटा पूरे रसायन विज्ञान से, जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिर्फ इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए पूरे रसायन विज्ञान में, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग तैयार हैं या नहीं। क्या आप लोग भी 70 में 70 लाना चाहते हैं या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका भी टारगेट है 70 में 70 लाने का, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रसायन विज्ञान का जो 70 नंबर का पेपर बनता है, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहते हैं, अर्थात 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 50%, जी हां। और पूरे पेपर का 50% हिस्सा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 35 नंबर के होंगे। यानी आपका पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 35 नंबर आपके सब्जेक्टिव हैं और 35 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आज मैं ऑब्जेक्टिव के भी सारे टॉपिक बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बनता है, और सब्जेक्टिव के भी सारे टॉपिक बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से सब्जेक्टिव बनता है। अच्छा, सब्जेक्टिव टॉपिक में या सब्जेक्टिव प्रश्नों में कई प्रकार के प्रश्न पूछ देता है। जैसे सब्जेक्टिव में परिभाषा पूछ सकता है, 2 लोगों के बीच में अंतर यानी 2 चीजों के बीच में अंतर पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है किसी भी चीज का, सिद्धांत या नियम पूछ सकता है, आंकिक प्रश्न भी दे सकता है यानी न्यूमेरिकल्स, और रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ सकता है, परीक्षण पूछ सकता है, और साथ साथ अनुप्रयोग पूछ सकता है। तो आज इन सब के बारे में भी अलग अलग चर्चा करेंगे और उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। अर्थात मैं अगर आपको कहूं कि बाबू मेरे पास देखो, जैसे ये सब्जेक्टिव के टॉपिक अंतर बताएं, में कहां कहां आपको अंतर बताने हैं, आपको मैं बात करूं परीक्षण में कहां कहां किस किस जगह पे परीक्षण पूछेगा, ये बहुत डिटेल से चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आपका 50% 35 नंबर का बनता है, उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। भाई 5 घंटे मेहनत करके मैंने ये सारी चीजें छांटी हैं और बैठ करके पीपीटी में डाला है। अध्याय 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं अध्याय 1 की, तो भैया क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। भैया मैं फिर से बता दूं, मैं ऑब्जेक्टिव के टॉपिक बता रहा हूं। फिर दूसरी, संकुलन क्षमता से, उपसह संयोजन संख्या से और कणों की संख्या से क्वेश्चन बनते हैं। चुंबकीय तथा विद्युतीय गुणधर्म और क्रिस्टल में दोष के उदाहरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं विलयन में, सांद्रता के पद, आदर्श अनादर्श घोल, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, अणुसंख्य गुणधर्म और वान ठाप गुणांक। सिर्फ इतने टॉपिक हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर मैं तीसरे चैप्टर में आऊं, अपचायक तथा ऑक्सीकरण क्षमता, वैद्युत अपघटन NaCl का और फैराडे का नियम, और साथ में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता या चालकता से बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आते हैं चौथे अध्याय में, तो अब क्रिया की कोटि, वेग स्थिरांक और वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अर्ध आयु, यहां से आपके चौथे वाले में क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में 5वें अध्याय की बात करें पृष्ठ रसायन की, तो द्रव रागी द्रव विरागी यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड, साथ में कणों का आकार, कोलाइडों का वर्गीकरण, पायस किन चीजों से मिलकर बनता है ना, दूध और मतलब दूध का निर्माण वसा और तेल से कैसे, वसा और जल से कैसे होता है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। शोधन, स्कंदन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये आपके 5वें अध्याय का था। 6वें अध्याय की बात करें तो अयस्क के नाम पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जैसे लेड हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन, यहां से आपका अयस्क पूछेगा। सांद्रण की विधियां पूछ सकता है, शोधन, भर्जन, निस्तापन पूछ सकता है, और तत्वों के वर्ग। अच्छा, ये 6 चैप्टर खत्म हो गया। अब 7वें पे आते हैं। 7वें में तत्वों के वर्ग पूछ सकता है कि कौन
ठोस अतत्व किस वर्ग से है, उसकी पहचान पूछ सकता है कि भैया आपको प्रतीक दे देगा, पूछेगा ये इसका पहचान क्या है। संयोजकता और प्रकृति पूछ सकता है कि ये मतलब अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है, हाँ धातु है या अधातु है, ये पूछ देगा। अम्लीय तथा क्षारीय यौगिक हैलाइड के बारे में पूछेगा, यौगिकों के उपयोग के बारे में पूछेगा, बनाने की विधि और उत्प्रेरक, है ना, कि भैया आपने हाइबर विधि में कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया था, ये सारी चीजें। फिर आगे आते हैं अपने डी ब्लॉक में, तो संक्रमण धातु ले निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु है, कौन सी संक्रमण धातु नहीं है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। श्रेणियां, संक्रमण धातु की श्रेणियों से क्वेश्चन बनेगा, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड से क्वेश्चन बनेगा। तत्वों को प्रदर्शित करना और उनकी प्रकृति, चुंबकीय गुणधर्म, रंग और मिश्र धातु, यानी सिक्का धातु किसे कहते हैं, घंटा धातु किसे कहते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं 9वें अध्याय में, संकुल यौगिक का नामकरण, उपसह संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, चुंबकीय गुण, लिगेंड, EAN मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल, और साथ में संकुल यौगिकों की ज्यामिति से क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, ये तो ऑब्जेक्टिव के टॉपिक हो गए। अब आ जाइए दूसरे वाले बुक में, यानी कि कार्बनिक में। कार्बनिक में कहां कहां से बनता है भैया, परीक्षण टॉलन और आयोडोफार परीक्षण से बनता है। SN1 SN2 अभिक्रिया से कि किसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है, किसमें कार्ब धनायन बनता है ना, किसमें नाभिक रागी का पश्चाक्रमण संभव है या नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्रियात्मक समूह, IUPAC नाम, एल्डोल संघनन और कायनिजारो अभिक्रिया से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों का सूत्र, फिनॉल बेंजीन एलिनीन, और साथ में अम्लीय तथा क्षारीय गुणधर्म और घुलनशीलता से क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन तथा रोग, अमीनो अम्ल, एंजाइम, DNA RNA, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलक, एकलक बहुलकों को वर्गीकरण, और एनाल्जेसिक, एंटीपायरोटिक, विसंक्रामी प्रतिरोधी, और साथ में प्रति अम्ल, यहां से आपके क्वेश्चन 16 अध्याय से बनते हैं। तो इसको भैया अच्छी तरीके से देख लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और आपको कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 35 नंबर के आते हैं वो कहां कहां से आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानेंगे परिभाषाएं कहां कहां से पूछी जाती हैं। तो बाबू परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकी, फ्रैंकल दोष मतलब शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष की परिभाषाएं पूछ सकता है। ठोस का प्रकार से परिभाषा पूछेगा। चुंबकीय गुणधर्म में आपका पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की परिभाषाएं पूछ सकता है। बस काम खत्म, ये पहले अध्याय से परिभाषाएं पूछेगा। आदर्श अनादर्श घोल की परिभाषाएं, रावल का नियम, हेनरी का नियम की परिभाषाएं, अणुसंख्य गुणधर्म, ये दूसरा चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, NaCl का वैद्युत अपघटन, और फैराडे का नियम, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और मोलर चालकता, बाकी खत्म। अब आगे आते हैं अगले चैप्टर में। अब प्रथम तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्ध आयु, आरहीनीय समीकरण, ये आपकी परिभाषाएं पूछ सकता है सीधा सीधा। साथ में सक्रियण ऊर्जा, टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया का वेग नियम, औसत वेग, वेग स्थिरांक, और अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव, यहां से आपकी परिभाषाएं पूछ सकता है। पेप्टीकरण की परिभाषा, अपोहन की परिभाषा, वैद्युत कण संचलन और टिंडल प्रभाव की परिभाषा, ये आपके 5वें अध्याय से पूछेगा। एक चीज और पूछ सकता है 5वें अध्याय से, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण और ब्राउनी गति। बस 5वें अध्याय से इतनी ही परिभाषाएं पूछता है। आगे बात करें एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर का निष्कर्षण, ये आपके 6वें अध्याय से परिभाषाएं पूछेगा। भर्जन निस्तापन की परिभाषाएं, शोधन की विधि और फेन प्लवन विधि, ये भैया आपसे सांद्रण की विधि पूछ सकता है। साथ में अक्रिय युग्म प्रभाव, ये आपका 8वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। अक्रिय युग्म प्रभाव, ऑक्सीकरण संख्याएं, अपर रूप, अम्लीय क्षारीय गुणधर्म, विद्युत ऋणात्मकता, शीश कक्ष विधि, हैबर विधि, और आयोडीन की प्राप्ति कैसे होती है, लेमेनेरिया परिवार की घास द्वारा, यानी समुद्री घास से। ये भैया आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों जगह से बन सकते हैं। K2Cr2 का निर्माण, ऑक्सी अम्ल, विरंजक चूर्ण, संपर्क और ओस्टवाल्ड विधि से आपके क्वेश्चन पूछेगा। लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण श्रेणी, मिश्र धातु, चुंबकीय गुणधर्म, वर्नर का सिद्धांत, यहां से आपसे परिभाषा पूछ सकता है। VBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण, और उसके साथ साथ उपसह संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और EAN से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थी सारी परिभाषाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी पूछता है, अब इनकी बात करेंगे कार्बनिक में। तो भैया सैंडमायर अभिक्रिया आपसे पूछ लेगा, पहले अध्याय की है, हेलोएल्केन की। दूसरी बात डाइएजोनियम लवण की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं कोई भी पूछ सकता है। SN1 SN2 अभिक्रिया पूछ सकता है। वुड्स अभिक्रिया,
कैनिजारो और वुड्स फिटिंग अपक्रिया आपसे पूछ सकता है, राइमर टीमैन अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया पूछ सकता है, अल्डोल संघनन पर्किन अपक्रिया पूछ सकता है, हुंस डीकर अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, कार्बिलैमीन अपक्रिया, रोजनमुंड और क्लिवेंसन अवकरण और हेल्वहोलार्ड जेलेंस्की यानी कि HVZ अपक्रिया। सिर्फ इतनी अपक्रियाएं हैं जो नेम अपक्रियाएं हैं जो आपसे एग्जाम में रिपीटेड हैं, जो बार बार आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है सर, अब आगे चलिए। अब आगे की बात करूं तो अब और कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिन्हें याद रख लेना आप लोग, कौन कौन सी और कुछ रासायनिक अपक्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे फिनॉल का नाइट्रेशन, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का अवकरण जिंक के साथ, ये भी याद रख लेना, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण की प्रयोगशाला विधि और क्लोरोफार्म का निर्माण, ये जरूर पूछ देता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये भी आपको याद रखना है, ये इसकी भी अपक्रियाएं पूछता है। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण की अपक्रियाएं भी याद रख लीजिएगा। ठीक है सर, अब आगे आइए। अब कारण बताएं, कारण किन किन चीजों का पूछ सकता है, 3 या 4 चीज का कारण पूछेगा, जैसे गलनांक और क्वथनांक का कारण पूछ देगा। ठीक है, साथ में विलायक गुण है ना, विलायक गुण की मतलब कौन किसमें विलेय है और इसका क्या कारण है, जैसे मान लो कह दिया कि C2H5OH आपका एल्कोहल जल में विलेय है तो इसका कारण क्या है, यहां से कारण पूछ देगा। किसी का गलनांक ज्यादा है कम है तो इसका कारण क्या है। आगे अम्लता और क्षारकता, किसी की अम्लता ज्यादा है तो उसका कारण क्या है, किसी की क्षारकता कम है तो उसका कारण क्या है। बंध कोण, किसी का बंध कोण छोटा है और बड़ा है तो उसका पीछे का कारण क्या है। सिर्फ इतने 4 टॉपिक हैं जहां से कारण पूछता है। आंकिक प्रश्न कहां से दे सकता है, तो बिलियन से आंकिक प्रश्न सबसे पहले पूछेगा, मोलरता या मोललता से। फैराडे के नियम से आंकिक प्रश्न पूछ सकता है। इलेक्ट्रोड विभव से आंकिक प्रश्न पूछ सकता है। साथ में प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसका समाकलित वेग समीकरण मांग सकता है ना, समाकलित वेग समीकरण, और शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, या फिर अर्ध आयु का आंकिक पूछ लेगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु निकालिए। राउल्ट के नियम का आंकिक पूछेगा, राउल्ट के नियम का प्रतिपादन कैसे किया ये पूछ देगा। और उसके बाद चालकता, मोलर चालकता, यहां से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि न्यूमेरिकल में। आगे अगर बात करूं कि सर आंकिक प्रश्न और कहां से पूछता है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम, ये आपके आंकिक प्रश्न यहां से छोटे मोटे बन जाते हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर परिभाषाएं पूछता है। क्या पूछता है, परिभाषाएं, याद रख लीजिएगा, परिभाषाएं पूछता है। जी हाँ, इनकी परिभाषाएं पूछता है। आगे आ जाओ, अंतर बताएं, अंतर कहां से पूछेगा, अंतर बताएं, तो क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली में अंतर पूछ देगा। आदर्श अनादर्श में अंतर पूछेगा। द्रवरागी द्रव विरोधी कोलाइड में पूछ देगा। साथ में टालेन तथा बेंडिक्ट, टालेन अभिकर्मक और बेंडिक्ट में अंतर कैसे करें ये पूछ देगा। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं, यहां से पूछ देगा। परीक्षण कौन कौन से पूछता है सर, तो आयोडोफार परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट और बेंडिक्ट टेस्ट, यहां से आपके परीक्षण पूछ देगा। साथियों, ये सारी वो चीजें हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती हैं। मैं पूरी पुस्तक खंगाल डाला, यकीन मान लीजिए मैं पूरी पुस्तक खंगाला तब जाकर के मुझे ये मिला, और इसीलिए मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूं। आप परेशान मत होइए, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। बहुत जल्द मैं आपके इन सारे टॉपिक को लाइव क्लास में सॉल्व कर रहा हूँगा, इन सब का सल्यूशन दे रहा हूँगा। आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक नाम याद रखिए, विजय सर, विजय भैया, विजय बाबा, और मेरे साथ मिलकर के रसायन विज्ञान में जी जान लगा दीजिए। 70 में 70 कैसे आएगा मुझे पता है। हर वर्ष लाखों बच्चे आते हैं, लाखों बच्चों को मैं 70 में 70 दिलाता हूं, और इसके लिए मैं सतत प्रयास करता हूं। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या आपको ऐसा वीडियो कहीं दिखा है, क्या आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली है, क्या आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कमेंट इसलिए भी कर दें क्योंकि इसके लिए मैंने 5 घंटे की मेहनत की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।